बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, इन दिनों पाकिस्तानी सियासत में अगर कोई बाज़गश्त सुनाई देती है तो वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सुनाई देती है या उनके करीबी रुफ़क़ा की सुनाई देती है। एक तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की वापसी के हवाले से बातें हैं, हुकूमत उन्हें लाने के लिए पुरअज़्म दिखाई देती है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी बारहा ये इशारे दे चुकी है कि वो वापस आ रहे हैं। सबसे पहले बात का आगाज करते हैं मरियम साहिबा की बात से, जो उन्होंने स्टेटमेंट आज दी है और जो कुछ दिन पहले दी थी। अब उन दोनों स्टेटमेंट्स का अगर मवाजना किया जाए तो उसमें कुछ तजाद दिखाई देता है। फिर यही लगता है कि बातचीत आपसी हो चुकी है, अब आने का जो इशारा है या फिर ना आने की जो बातें हैं वो किस दौरान रिवील करनी है ये उन्हीं पर ही मुनहसिर है। तो कुछ दिन पहले मरियम नवाज साहिबा ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से क्या बयान दिया था, पहले वो मुलाहिजा कर लीजिए। बहुत जल्दी वापस आएंगे, मेरी तो ख्वाहिश है कि वो कल ही आ जाएं, लेकिन बहुत जल्दी वापस आएंगे। वो भी आने को बेचैन है, उनका मुल्क है, उनकी मिट्टी है। जब वक्त आएगा इंशाल्लाह पार्टी की मशावरत के साथ नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे। मेरे लिए इससे खुशी की और क्या बात होगी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हों, हम सब उनके पीछे खड़े होंगे, हम सब उनके साथ खड़े होंगे। पार्टी की मुशावरत के साथ मियां नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे कि उन्होंने वापस कब आना है। तो आज का उनका जो बयान है वो भी जरा मुलाहिजा कर लीजिए। नवाज शरीफ साहब कब तक आएंगे पाकिस्तान? आप लोग ये सवाल पूछ के थकते नहीं। मियां साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे, लेकिन उसका वक्त का जो तयन है मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि वो इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून तय करेगी। और अब ये सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए ये रोज के बहाने हैं, डाइवर्जन टैक्टिक्स हैं। ये इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ का बाल को भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते। पहले नवाज शरीफ साहब ने पार्टी की मुशावरत से फैसला करना था और अब फैसला जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने करना है। इसी दौरान जो नवाज शरीफ साहब के करीबी रुफ़क़ा हैं, 4 बड़ी शख्सियात की मुलाकातों की बातें हो रही हैं। हुकूमत ये कहती है कि वो बताएं कि डील किससे कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपको डील का पता है तो आप बताइए कि हमने किससे बात की है। तो ये क्या किसी इशू से तवज्जो हटाने की कोशिश है या इसमें कुछ हकीकत भी है? फसाना कोई नहीं है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त जो सियासत में तेजी ला रही है, उन्हीं की बातें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, उन्हीं की बातें ज़बाने ज़द-ए-आम है, इसके पीछे क्या माजरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, मैं तो चाहता था कि यहाँ एक सॉर्ट और चलता जो अयाज सादक का था। चंद दिन पहले पता ना अयाज सादक साहब ने क्या कहा था कि मेरी मुस्कुराहट देखें, मामला ठीक हो गया है। फिर 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा कि मैं लंदन जा रहा हूँ, हो सकता है मियाँ साहब मेरे साथ ही वापस आ जाएं। अब मुझे ये समझ नहीं आती, बल्कि पूरी कौम को ये समझ नहीं आती कि मुस्लिम लीग नून जो है वो किसके बयानिए के मुताबिक काम कर रही है। राना तनवीर साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा अभी तक पार्टी के अंदर इस हवाले से कोई मुशावरत नहीं हुई, यही बात कही ना। शाहिदा खान अब्बासी साहब लहदा कहते हैं। मरियम साहिबा का अगर आप इससे भी चंद दिन पहले का एक बयान देख लें, अगर वो निकल आए बयान, तो जिसमें उन्होंने कहा था कि हम कभी किसी सूरत में जालिम हुकूमत के होते हुए मियाँ साहब को मुल्क वतन वापसी की हमायत नहीं करेंगे, ना उन्हें ये कहेंगे क्योंकि हमें ये जालिम है, ये मियाँ साहब को अज़ियतें बचाएंगे, ये जुल्म करेंगे, ये फलां फलां फलां। ये सारा मरियम साहिबा का बयान था। अब मैं आपको बिल्कुल क्लियर आपको बता दूँ, बिल्कुल क्लियर। एक तो मरियम साहिबा के 2 बयान चंद दिनों के आपने दोनों सुन लिए। एक में मियाँ नवाज शरीफ फैसला करेंगे, दूसरे में मुस्लिम लीग नून फैसला करेगी। कब करेगी जी मुस्लिम लीग नून फैसला? मुस्लिम लीग नून का फैसला होगा, फिर सदर है मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो फैसला करेंगे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने आज के दिन तक कोई ऐसा ट्वीट, कोई ऐसा बयान, कोई ऐसी तकरीर कि मियाँ साहब आ रहे हैं, मुझे बता दें। शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया, वहाँ पे एक बाकायदा एहतजाज किया, क्या उस एहतजाज में उन्होंने नाम लिया कि मियाँ साहब आ रहे हैं? नहीं लिया नाम। किसी और जगह लिया? नहीं लिया। मियाँ साहब, मैंने फिर कहा था ना मुस्लिम लीग नून के अंदर ये डिस्कस होगा, ना ही मुस्लिम लीग नून के अंदर डिस्कस हुआ है और ना ही ये मुस्लिम लीग नून के अंदर डिस्कस करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ ने जब आना होगा उसके लिए वो जिन लोगों से मुलाकातों की कोशिशें कर रही हैं जो नाकाम हो चुकी हैं, जब वो कोशिशें कामयाब हो जाएंगी, जब उन्हें नजर आ जाएगा कि अब मामला ठीक है, तो मियाँ नवाज शरीफ आ जाएगी। लेकिन सवाल ये कि पाकिस्तान की पूरी सियासत इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ के गिर्द क्यों घूम रही है? उसकी वजह है ना, इसके लिए देखें, एक शख्स बैठा हुआ है इस वक्त बरतानिया में, वो एक खौफ की अलामत बना हुआ है हुकूमत के लिए, हमें ये मानना चाहिए।
वो डराता है वहाँ बैठ के मैं आ रहा हूँ, हुकूमती बयानात चेंज हो शुरू हो जाते हैं। वो कह रहा है मैं आके ये कर दूंगा, मैं आऊँगा तो पाकिस्तान की सियासत तब्दील हो जाएगी। हकीकत भी है, उनके आने से फ़र्क तो पड़ेगा ना, ये नहीं कि नहीं फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हुकूमत के लिए परेशानी भी है, सियासत घूमती उसके इर्द गिर्द है ही। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के मुतल्लक जो है, वो पीपल्स पार्टी की क़यादत पाकिस्तान में मौजूद है, वो एक सूबे में हुक्मरानी कर रहे हैं, बाकी कौमी असम्बली के अंदर वो तीसरी बड़ी जमात है। तो अब रह गई जो सियासत सारी घूमती है वो मुस्लिम लीग नून के इर्द गिर्द घूमती है। इसलिए नवाज शरीफ ही डिस्कस होते हैं, हर मामला मियाँ नवाज शरीफ के इर्द गिर्द इसलिए डिस्कस होता है कि पाकिस्तान से बाहर भी वही हैं, पाकिस्तान से मफरूर भी वही हैं। अगर उन पर मफरूरी का इल्ज़ाम लगाया जाए, उनकी फैमिली के लोगों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो इसलिए मियाँ नवाज शरीफ डिस्कस करते हैं। मैं आपको एक क्लियर बता दूँ, मरियम साहिबा की आज की जो स्टेटमेंट है, आज का जो इनका बयान है, ये भी झूठ का परंदा है। मियाँ साहब नहीं आ रहे, यासर मैं बार बार कह रहा हूँ, मियाँ साहब नहीं आ रहे, मियाँ साहब अभी नहीं आ रहे। लेकिन राजा साहब फिर सवाल ये बनता है कि हुकूमत कैसे डरी हुई है? मियाँ साहब की वापसी तो सभी को सूट करती है, हुकूमत को भी करती है, अपोजिशन को भी करती है, नून लीग को भी करती है। नहीं, हुकूमत को कभी सूट नहीं करती। हुकूमत को क्यों नहीं सूट करती सर? वो ये बयान रखते हैं कि हम मियाँ नवाज शरीफ को वापस लेके आएंगे, अगर वो वापस आ जाते हैं तो उनको सूट ही करता है ना? नहीं करता सूट ना। अगर मियाँ नवाज शरीफ वापस आ जाता, पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून की सियासत में तब्दीली आएगी। मुस्लिम लीग नून की सियासत एजिटेशन की सियासत बन जाएगी। मुस्लिम लीग नून की सियासत में बेइंतहा तेज़ी आ जाएगी। ये कभी नहीं हुकूमत चाहती। मियाँ नवाज शरीफ का मुल्क से बाहर होना और उसके बाद यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के अंदर तोड़फोड़ करना, 4 प्यारे हों, 5 प्यारे हों या 6 प्यारे हों, उनकी मुलाकातें करना, सब हर शख्स की के लिए ये रास्ता खुला रखना कि तुम अगली दफ़ा उम्मीदवार हो सकते हो, तुम्हारी बारी आ सकती है, ये सूट करता है। ये कभी सूट नहीं करता कि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आए। दूसरी बात सुने मेरी, मैंने अपने ही प्रोग्राम में कहा था कि ये जो आपने बोर्ड बना दिया ना, ये आपने सहूलत दे दी है। बोर्ड ने आज क्या कहा है? क्या इन रिपोर्ट्स पे कोई आलमी इदारे की साथ में रिपोर्ट लफ्ट नहीं थी, इसलिए उसको ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता? बस यही खत्म हो गया ना बात। अब मुझे बताएं, क्या वो कोई अदालत मानेगी? क्या कोई बोर्ड नहीं मान रहा तो अदालत क्यों मानेगी? तो फिर बड़ी सिंपल सी चीज है, ये इसी तरह होगा भैया, इसी तरह होगा। ये सियासत खेली जाएगी दोनों ही तरफ से। मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ रहा, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे, अभी नहीं आ रहे। जब आना होगा तो उस वक्त मामलात को तय करने के बाद आएंगे, जो अभी तक तय नहीं हुए। वो देख लेते हैं वो मामलात कौन से हैं। इसी बीच शामिल कर लेते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, मियाँ साहब की वापसी के हवाले से बातें फिर से गर्दिश करना शुरू हो चुकी हैं। हुकूमत कहती है हम उन्हें लेके आएंगे, आपकी पार्टी के रहनुमा कहते हैं वो हमारे साथ वापस आएंगे, कुछ ये कहते हैं पार्टी मुशावरत के बाद फैसला होगा। उनकी वापसी का फैसला किसने करना है? बरतानवी अदालत ने करना है, हुकूमत पाकिस्तान ने करना है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने करना है, या फिर खुद मियाँ साहब ने करना है? यासर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद माशाल्लाह बहुत बड़े स्टेट्समैन और बड़े लीडर हैं, और ज़रूर वो फैसला जो भी करेंगे अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ खुद फैसला करेंगे, और पार्टी से भी ज़रूर मशवरा लेंगे। लेकिन डिसीजन तो उनका अपना होना है, किसी और का तो डिसीजन नहीं है। डिसीजन तो जो वो करेंगे वही फाइनल होगा। तो बरतानवी जी करें। बरतानवी अदालत अगर फैसला कर लेती है कि वीज़ा एक्सटेंशन जो उन्होंने दरखास्त दी हुई थी और बरतानवी हुकूमत ने रिजेक्ट कर दी, बरतानवी अदालत बरतानवी हुकूमत के फैसले को ही एक्सेप्ट करती है, तो फिर फैसला कौन करेगा? मेरे ख्याल में अगर बरतानवी अदालत को फैसला करती है तो उसकी अपील होती है, जो मुझे प्रोसीजर पता है। तो ये तो एक लंबे अरसे का काम है। अभी तो हमारे अगले इलेक्शन तकरीबन 1.25 साल या 1.5 साल बाद होने हैं, तो ये कोई इतना पीरियड नहीं है। मियाँ साहब तो किसी वक्त भी ज़रूर आएंगे, जैसे जब वो मुनासिब समझेंगे। तो अदालत का फैसले के खिलाफ के लिए तो अपील में जा सकते हैं वो। अगर वो शेख साहब आपने कहा कि अभी 1.5 साल पड़ा है, अपील में जा सकते हैं। मरियम साहबा ने आज और इससे पहले भी कहा हुकूमत को चले जाना चाहिए, तो क्या आपकी पार्टी हुकूमत को भेजने के लिए कोई इस्तीफे देने पे गौर कर रही है, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं, अदम एतमाद या कोई ऐसा मामला ला रही है? राना अजीम, आप तो सीजनड हैं, जर्नलिस्ट हैं, और आपके प्रोग्राम में देखता रहता हूँ। देखिए, हम सारे ऑप्शंस
इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि इस वक्त इनका यहाँ रहना मुल्क के मफाद में और लोगों के मफाद में नहीं है। लोग इतने परेशान हैं, देखिए आप तो खुद लोगों में फिरते रहते हैं, और इस वक्त मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी की बात नहीं है। हम जब जाते हैं ना अपने हलकों में, तो हमें लोग बहुत ज़्यादा इसरार करते हैं कि इस हुकूमत का अल्लाह करे जल्द से जल्द खात्मा बिलखैर हो और ये जाए, क्योंकि ये हल नहीं निकाल सकी जो इसने वादे किए थे ना। इसके पास कोई सूझबूझ नहीं, कोई कॉम्पिटेंस नहीं, कोई ऐसा अब जवाब नहीं रह गया कि जिन दावों पे आप नंबर ऑफ चीज़ें कह सकते हैं इनको। इन्होंने बगैर सोचे समझे बड़े बड़े बुलंद बांग दावे कर दिए और रिजल्ट कुछ भी नहीं हुआ। तो लोग तो इसलिए भी परेशान है ना। इनको इतना तो समझ आनी चाहिए थी। 22 साल मेरे सवाल का तो जवाब दे दे। मेहनत की जद्दोजहद, मैंने जो सवाल किया मुझे उसका तो जवाब दे दे। उसका जवाब हमेशा आप गोल कर जाते हैं। आप पर्टिकुलर नहीं क्यों आप बताएं ना। मैं ये कह रहा हूं कि आप इस हुकूमत को घर भेजने के लिए कौन सा ऑप्शन और कब इस्तेमाल करेंगे? देखिए ना, सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। नो कॉन्फिडेंस वाला भी है, लॉन्ग मार्च भी हम कर रहे हैं। कब करेंगे ये? हम तो अब शुरू कर रहे हैं ना। 27 फरवरी को पीपल पार्टी लॉन्ग मार्च कर रही है। हम 23 मार्च को अपना पूरा पब्लिक और खलकत लेके पहुंचेंगे वहाँ इस्लामाबाद। तो उससे पहले ही हालात तो अब ये मरियम साहबा ने आज भी कहा है कि चंद दिनों के मेहमान है। अपने दावों के बरक्स डिलीवर नहीं कर पाई, तो बात फिर वही है कि पीडीएम ने जो अपने निकात तय कर रखे थे, पीडीएम कितने निकात पर अमल दरामद कर पाई है? ऑप्शंस, अगर आप ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज क्या ऑप्शन दिया है, पहले वो भी मुलाहिजा कर लेते हैं। जहाँ तक अपोजिशन की जदोजहद है, मैं समझता हूँ जो 2 लॉन्ग मार्चेस है उनसे भी हुकूमत पे बहुत ही प्रेशर आएगा। जहाँ तक दूसरी जमातें हैं, उनके हक है कि वो अपना स्ट्रैटेजी रखे, अपना प्रायोरिटीज़ रखे। हाँ, अगर वो अपने मौक़िफ़ से हट रहे हैं, अगर वो मेरे मौक़िफ़ मान रहे हैं, अगर वो अपने इस्तीफ़ा के मौक़िफ़ छोड़ रहे हैं, अगर वो मेरा जो स्ट्रैटेजी है अदम एतमाद का उस पर भी आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली अब मेरा ख्याल में ज़्यादा इम्कान है कि हम मिल के काम करें। 1 मार्च हो, 2 मार्च हो, 10 मार्च हो, इस हुकूमत को हमने निकालना। 1 मार्च हो, 2 मार्च हो या 10 मार्च हो, इस हुकूमत को हमने निकालना है। शेख साहब, वो फिर से बात कर रहे हैं तहरीक अदम एतमाद की। आप कहते हैं ऑप्शन ज़ेरे गौर है। लगता यूं है कि तमाम अपोजिशन जमातें ये देख रही हैं कि अगले आम इंतखाबात में अगर फिर से पीटीआई बरसर इक़्तिदार आ जाती है, तब तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, इन पीटीआई का तो अब कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लोग कहीं किसी जगह भी नहीं जीत सकते। आप तो ज़िमनी, जबकि इनकी अपनी हुकूमत है और ज़िमनी इलेक्शन हुए तो किसी जगह नहीं जीत सके। इलेक्शनों में तो इन्होंने मुझे तो कोई वोटर ही नज़र नहीं आता। मैं अपने हलकों में बड़ा एक्सटेंसिवली फिरता हूँ। आपको पता है मैंने 6 इलेक्शन कंटेस्ट किए और हर बार मैंने आज़ाद भी इलेक्शन लड़ता रहूँ, वहाँ भी जीतता रहूँ। मैं लोगों के बहुत करीब हूँ। ये तो इतने परेशान हैं, इन्होंने तो कुछ रिजल्ट ही नहीं दिए ना। इनकी तो बात आउट ऑफ क्वेश्चन है कि अब ये कभी अवाम के मैंडेट से ये हुकूमत बना सकेंगे। तो लॉन्ग मार्च होते रहेंगे जी। और हम तो ये महसूस करते हैं कि खुद रिज़ाइन कर देंगे इमरान खान साहब तंग आके। उन्होंने पिछले दिनों कहा है अपनी पार्टी मीटिंग में कि अगर आप समझते हैं तो मैं अपोजिशन को हुकूमत दे देता हूँ। ये तो खुद उन्होंने कहा है। और फिर ये नाराज़ होकर जा भी रहे थे, तो ये तो खुद अब सोच रहे हैं कि रिज़ाइन कर दें ये हुकूमत तो किसी वक्त। और आप को तो पता है रोज़ कोई ना कोई र्यूमर्स चल रही हैं, इकानमी का बेड़ा गर्क है, स्टॉक एक्सचेंज डाउन हो गया है सारा। आपने देखा कि आधा इन्वेस्टमेंट जो है फॉरेनर सारा यहाँ से चला गया है। और जो हाल है यूरिया का और ये सारा खादों के रेट बने हुए हैं, इसके बाद तो सारी बातें आपकी दुरुस्त हो गई। सारा बेड़ा गर्क हो गया जो आपने कह दिया आपके अपोजिशन के बकौल। कब इस हुकूमत के खात्मे के लिए अदम एतमाद अब तो ऑफर दे दी ना बिलावल भुट्टो साहब ने। उसने कहा लॉन्ग मार्च से तो नहीं जानी ना, प्रेशर बनना सिर्फ। ये आपको भी पता है कि लॉन्ग मार्च से हुकूमत नहीं जाती, प्रेशर बनता है। अदम एतमाद क्यों नहीं ला रहे, कब ला रहे? हम एक सवाल पूछ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून कभी भी जवाब नहीं देती इस पर। नहीं राणा साहब, आप सीजन्ड हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप भी तो पॉलिटिशियन है ना। अभी तो मैं यही तो सवाल पूछना चाह रहा हूँ। तो मैं 3 माह में ला रहे हैं, 6 माह में ला रहे हैं, 1 साल में ला रहे हैं। नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि चंद दिनों में ही चले जाएं और हमारा ख्याल भी यही है कि इनसे हुकूमत नहीं चल पा रही। लेकिन बात यह है कि हमारा
यही कह रहे ना आप, मुझे तो यही लगता है कि ये थक गए हैं। अब इनके वजीर खजाना नहीं आए मीटिंग में। अभी मैं देख रहा था खबरों में कि एक मीटिंग रखी गई बजट के ऊपर कि भाई ये क्या कर दिया आपने, तो उसमें वजीर खजाना सबको एजेंडा में था और उन्हीं से ब्रीफिंग लेनी थी, वो तशरीफ नहीं लाए। अब ये ऐसी हुकूमत थोड़ी होती है, कितने तो वजीर खजाना तब्दील कर चुके हैं। मैंने असम्बली में ये कहा है कि इन लोगों को कभी ये गए हैं, देखिए ना मेरे साथ चले, मेरे ये वजीर खजाना जो है ना शौकत तरीन साहब मेरे घर के साथ ही रहते हैं, मेरे मोहल्ले में हैं वहीं। अब मैं कहता हूँ मेरे साथ कभी चंजोट चले, इनको पता है कि लोगों के मसाइल क्या है। ये किस किस्म के वजीर खजाना लाते हैं जिनको पब्लिक से कोई तल्लुक ही नहीं है। आप लोगों को मसाइल का पता है तो आपने क्या कर लिया? आप भी तो इसी इंतजार में है कि खुद हुकूमत चली जाएगी, थक गई है। हमें तो ये लगता है, अवाम को ये लगता है कि ऑपोजिशन हुकूमत को थकाते थकाते खुद थक जाएगी। ये तो देखिए, ये तो है नर्व्स हैं, जिसके नर्व ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और उसके अलावा देखिए ना, हम तो यही कर सकते हैं, हम तो जायज़ तरीके से कानूनी और जो 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 तरीक़ाकार है, हम लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। हम अपने मेंबरों, हम जो एलाई हैं हुकूमत के, उनको कोशिश कर सकते हैं। मैंने यहाँ समझाया है कराची में MQM के लोगों को, मेरे क्योंकि बड़े पुराने दोस्त हैं और यहीं हम कराची में रहते हैं, मैंने उनको समझाया कि आपका वोटर तो आपसे ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा। समझ गए हैं कि नहीं? दरमियानी आपकी बात समझ गई है? की पार्टी है वो समझ रहे हैं। वो देखिए ना, वो रिलेक्टेंट तो है ही नहीं। उन्होंने कहा अभी तो कहा ना हाउस में भी जब बजट बात हो रही थी, तो उन्होंने अपनी अमेंडमेंट रखी और वजीर खजाना ने कहा जी हम बिल्कुल गौर कर रहे हैं और करेंगे। तो कितना अरसा MQM इनकी बातें मानती रहेगी? क्योंकि देखिए उनका वोटर परेशान है, वोटर उनको परसू कर रहा है। वो क्या, उन्होंने लोगों के पास जाना है, तो थक जाएंगे, सारे थक जाएंगे। ये या तो परफॉर्मेंस कोई दी होती ना, महंगाई जो कुछ हालत हो गई है, वो तो सबको पता है कि या तो आमदन। शेख साहब, अगर आपकी हुकूमत आ जाती है, अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत फौरी आ जाती है, तो क्या आप महंगाई पे कंट्रोल कर लेंगे? जी बिल्कुल बेहतर कर लेंगे। हमारे पास बहुत से ऑप्शन हैं। देखिए, हम सबसे बड़ा ऑप्शन जो इस हुकूमत को इस्तेमाल करना था, ये था कि बाहर की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। इंडिया में पिछले साल 44 बिलियन डॉलर की, बावजूद के कोविड हमसे ज़्यादा था, आई हमारे यहाँ 2 अरब डॉलर के। हम ऐसी चीज़ें, वादे तो इन्होंने ये कहे थे कि अब बाहर के लोग यहाँ जॉब ढूंढने आएंगे, यही इमरान खान साहब ने कहा था ना। तो इकॉनमी को जब तक बूस्ट नहीं देंगे, तो यही था जी। लेकिन यहाँ के लोग बाहर चले गए, वो हमने नजर आ रहा है। यहाँ के साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी बाहर चले गए, यहाँ के साबिक वज़ीर खजाना भी बाहर चले गए, यहाँ के और भी बहुत से लोग बाहर चले गए। सारे यहाँ के सब हुक्मरान साहब का बाहर चले गए, तो आना किसने बाहर से, किसने आना है? ये मैं आप दुरुस्त कह रहे हैं कि यहाँ मियां साहब तो बीमार है, शेख साहब चले माने मियां साहब बीमार है, सरमायाकारी बाकी बाहर चले गए हैं, अब शेर अली वगैरह, उनको क्या है? हाँ, उनको आना चाहिए जी, उनको कुछ भी नहीं है, वो तो क्यों नहीं आ रहे? हम खुद तो पूछते हैं उनसे कि उनको जल्द से जल्द आना चाहिए। मियां साहब तो कोर्ट के आर्डर्स में गए हैं ना जी। साहब, जब ऑपोजिशन ये समझती है, आप ये समझते हैं बतौर ऑपोजिशन रहनुमा, आप ये समझते हैं कि आप अपने हल्के में अवाम के सामने नहीं जा सकते, आप अभी ऑपोजिशन में हैं, तो अगर अवाम का दर्द आपको इतना ही है, मरियम नवाज साहिबा आज ये कह रही हैं हुकूमत का अंजाम बहुत करीब है, फॉर्मूला तय पा गया है, तो वो फॉर्मूला थोड़ा सा अवाम को भी दे दें ताकि सब्र का दामन वो भी पकड़ के रखें। बस ये हम आवाम को यही कह सकते हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम अपने तय जो कुछ भी मुमकिन है आइन के तहत, हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द फेयर इलेक्शन हो और किसी बगैर इंटरफेरेंस के इलेक्शन हो, और जो लोग चाहते हैं उनकी हुकूमत बने। फेयर इलेक्शन होंगे तो हुकूमत आएगी, तो वही बोल्ड स्टेप अप ले सकती है। क्या आपके मुस्लिम लीग नून के कुछ सीनियर लोग, 4 रहनुमा या 5 रहनुमा या 6 रहनुमा, क्या किसी से मिले हैं और कोई यकीन दहानी करवाने की कोशिश की है, या ये सिर्फ अफवाहें हैं? मेरे बिल्कुल नॉलेज में नहीं है, और मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऐसा होता तो हमें ज़रूर पता होता। मेरे ख्याल में ये इस्टेब्लिशमेंट को भी, उनके भी ख़िलाफ़ बात है और हमारी मुस्लिम लीग पार्टी के भी ख़िलाफ़ बात है। ऐसा नहीं अफवाहें होनी चाहिए। अगर फवाद चौधरी साहब के पास कोई ऑथेंटिक खबर है तो वो खबर बताएं ना। इस किस्म की र्यूमर्स फैला के सिर्फ क्योंकि उनके ख़िलाफ़ हो गए हैं लोग, ये अपनी नेगेटिव चीज़ों को, जो मरी का सानिया हुआ उसको, ताकि ज़्यादा डिबेट ना हो, जो बजट
मनी बिल है और जो हमने खुद मुख्तारी ख़त्म करवा दी, तो बहुत बड़ा काम हो गया ना। स्टेट बैंक में जो सारा पाकिस्तान में अभी जो आइन अभी देखे ना, हलफ लिया, हमारे एक नई मेंबर इलेक्ट हुई परवेज़ मलिक साहब की बेगम साहबा, तो हलफ में ये अल्फाज थे कि मैं पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और खुशहाली का ज़ामिन होंगी। अब बताइए कि इसमें तो खुद मुख्तारी हमने दे दी पाकिस्तान की। यकीनन हकीकतन मैं क्योंकि फाइनेंस की साइड का बंदा हूँ, ये जो सारी की सारी बिल्कुल पावर जो हमने दे दी है, एक्सचेंज रेट का मुकर्रर करना भी उन्हीं के हाथ में है, रुपए के नोट छापना भी उन्हीं के हाथ में है, कि सारी खुद मुख्तारी जो है वो पाकिस्तान की हाकमियत के हाथों से निकल चुकी है और वो बैरूनी हाथों में जा चुकी है। तो फिर इतना तरद्दुद किस बात का? फिर ऑप्शन ज़ेरे इस्तेमाल क्यों नहीं लाए जाते? फिर गौर खोज क्यों नहीं किया जाता? बेहतरी के फैसले क्यों नहीं किए जाते? ये ऑपोजिशन को भी सोचना होगा और हुकूमत को भी सोचना होगा कि ऑपोजिशन अगर इन अवामी मसाइल पर हुकूमत के खिलाफ है तो बेहतरी किस तरीके से लाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाजरीन, दीगर सियासी मामले पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, एक तरफ हुकूमत ने अपोजिशन के कुछ रहनुमाओं की मुलाकातों का बयान छेड़ा, तो दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा का यह कहना है कि ये तमाम अपनी नाहली छुपाने के लिए बातों का रुख किसी और तरफ मोड़ना चाहते हैं, ये अपनी बैड गवर्नेंस का हिसाब दें। अब यहां देखने की यह बात है कि क्या हुकूमत ने बातों का रुख तब्दील किया है या फिर इसमें हकीकत है, और हुकूमत जो है वो साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए किस हद तक इकदामात उठा चुकी है। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलाआत फारूक हबीब साहब ने। फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फारूक हबीब साहब, वज़ीर इत्तलाआत ने एक बयान दिया, मरियम नवाज साहिबा ने उसकी नफ़ी कर दी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं आप वज़ीर हैं, आपको किस बात का डर है, आप नाम बता सकते हैं, नाम बताते हुए क्या हर्ज दिखाई देता है आपको? तो क्या वाकई किसी इशू से तवज्जो हटाई जा रही है? ये ऑपोजिशन इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि तरले मिन्नतों पर उतर आई? नहीं, देखें, बात यह है कि वो पहले ही कमज़ोर है, एक दूसरे को गिराने के ऊपर लगे हुए हैं। अपोजिशन तो पहले ही अपोजिशन जो है एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई है, एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं। बुनियादी तौर के ऊपर तो देखें, नवाज शरीफ सजा याफ्ता है, नून लीग के अंदर जो है वो क़यादत का बहरान है, क़यादत का फुकदान है। यही वजह है पहले शाहिद खाकान अब्बासी को लेकर आए थे। उस वक्त भी आपके इल्म में होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन लोगों ने अपनी शेरवानियां जो है वो सिलवाई रखी थी, जो वो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस वक्त भी क़यादत के उम्मीदवार थे। अब पिछले दिनों शाहिद खाकान अब्बासी ने शोशा छोड़ा कि शहबाज शरीफ उनके वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। अगले दिन ही पार्टी की नायब सदर ने आके पार्टी के सदर के वजीर आजम बनने के जो मुमकिन चांसेस थे उसको ख़त्म किया। उन्होंने कहा जी नहीं, फैसला नवाज शरीफ करेंगे। अब जब कल से 4 लोगों की बात सामने आई है और वो 4 लोग अपने आप को मुतबादल के तौर के ऊपर पेश कर रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ ने तो मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, लूटमार की है, और अच्छी बात है, खुशाइंद बात है कि नून लीग के अंदर से अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं और लोग भी अपने आप को इस काबिल जो है वो समझते हैं। तो उस वक्त से मरियम सफदर का जो कैंप है उस कैंप के अंदर काफी खलबली है, काफी बेचैनी है और काफी इसको नापसंदीदगी से जो है वो इस सारे मामले को देखा जा रहा है। हबीब साहब, क्या ये चारों जो हैं ने आज भी जो है वो स्टेटमेंट दी। हबीब साहब, क्या ये चारों जो लोग हैं, जो चारों उम्मीदवार हैं, इनका तलक पंजाब से है? देखिए, जाहिर बात है, और है क्या इनके पास, यही है इनके फ्रंट बेंचेस के जो है वो लोग हैं जो अपने अपने चक्रों के अंदर हैं, जो नाम ही बता दें, आज बहुत हो गया, नवाज नाम बता दिए, इलाके बता दें, नाम बता दें या जिले बता दें इनके। देखें नाम, देखें हम तो ये कहते हैं कि जिलों का भी पता चल जाएगा, नामों का भी पता चल जाएगा। हम उनको कह रहे हैं कि आप थोड़े तगड़े हो ना, थोड़ा हौसला करें। अगर आप बंद कमरों के अंदर इजहार कर सकते हैं, जो नाम फैसल वाडा ने लिए वही बादल के तौर के ऊपर मौजूद हैं, हमारी तरफ नजरें करम करें। मैंने कहा देखिए मैं तो ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि नाम कोई ले या ना ले, सबको नामों का पता है। खास तौर के ऊपर मरियम सफदर को पता चल चुका है कि वो कौन से नाम है। यही वजह है कि मरियम सफदर जो है वो इस हवाले से काफी परेशान भी हैं। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी अगर आप देखें
तो वो बॉडी लैंग्वेज जो है वो बड़ी डरी डरी सी और बड़ी घबराई सी बॉडी लैंग्वेज थी। बड़ी काफ़ी दफाई पोजीशन के ऊपर जो है वो गई हुई थी, जिससे ये नज़र आ रहा था कि PMLN के अंदर इस टाइम क़यादत का शदीद फुकदान है, शदीद आपस में लड़ाई चल रही है, शदीद टूट फूट का शिकार है, शदीद जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है। और मैं समझता हूँ कि आइंदा इसमें मज़ीद इजाफा होगा। हो सकता है ये 4 से 5 भी हो जाएं, 6 भी हो जाएं, और बहुत सारे लोग उन 4 लोगों को देखकर जो है वो पर तोलना शुरू हो गए। उनको ये लगता है कि अगर ये 4 हो सकते हैं की कौन सी तो हम तो ऑडियो का इनसे बहुत जिक्र किया? आपके तो दोस्त हैं, आपको भी कुछ मालूम होगा। क्या उसी ऑडियो की वजह से हलचल तो नहीं मची हुई है? उसी से खौफजदा तो नहीं है? देखें, आजकल तो जाहिर बात है एक सीजन तो आया हुआ है और पहले भी बहुत सारी इनके हवाले से चीजें सामने आई हैं। हो सकता है कुछ और भी सामने आ जाए जो इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो चीजें शेयर की हैं, जो गुफ्तगू की है। इनसे तो किसी किस्म की जो है वो कोई बैद नहीं है। और आप ये देखें कि इनका तो जो सारा मामला है, जो सारा मतमन्ना नजर है, वो ये है कि बस लूट मार को किसी तरह पर्दा पड़ जाए, किसी तरह एहतसाब को इंतकाम बना दिया जाए, ये सिर्फ और सिर्फ इनका मतमन्ना नजर है। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि इनके पास कोई चीज बताने को है, ना इनके पास कोई सबूत है देने को। मुल्क को इन्होंने लूटा है, सजाएं नवाज शरीफ को करप्शन के ऊपर हुई हैं, चोरी के ऊपर हुई हैं, और हर वक्त तनकीद जो है वो ये इमरान खान के ऊपर करते रहते हैं, क्योंकि इमरान खान ही इनके रास्ते की रुकावट है, वही रास्ते पे इनके हायल है। इसी वजह से इनको NRO नहीं मिलता। यही वजह है कि इनको जो है वो इनके जो केसेस हैं, उन केसेस के ऊपर जो ये चाहते हैं हमेशा की तरह, जिस तरह पहले इनको क्लीन चिटें मिल जाया करती थी चोरी के ऊपर, करप्शन के ऊपर, वो इनको मिल जाएं। लेकिन इनको ये पता होना चाहिए कि अवाम भी जो है वो मौजूद है, वो भी देख रही है, वो भी चाहते हैं कि जरा इस पे आ जाते हैं, लूट मार करने वालों का आप नाम नहीं बताते। फैसल बाडा साहब ने कुछ नाम बता दिए, वो असल है या नहीं है, बाकी लोगों ने की। ये तो बता दें, क्या इनकी मुलाकातें जो हुई उसके बाद जिनसे इनकी मुलाकातें हुई उन लोगों ने आपको इतला दी, आपके जराए ने कन्फर्म किया, या आपसे पूछकर मुलाकातें करने वालों ने इनसे मुलाकातें की? देखिए, मसला इनका क्या है? इनका मसला ये है कि ये खुद बताते हैं, ये खुद बैठ के जो है वो इजहार करते हैं अपनी मीटिंग्स के अंदर। किसी ने बताना ना बताना तो बात की बात है। जब खुद ये इस किस्म के मामला चलाते हैं तो मुझे ये बताएं ना, फिर जवेद लतीफ जैसे लोग भी हैं जो कह देते हैं कि हमारी पार्टी में कुछ लोगों को असाइनमेंट दी जाती है, कुछ लोग जो है वो असाइनमेंट के ऊपर जो है वो आए हुए हैं, फिर उसके बाद उनको शोकाज भी मिल जाते हैं। वो शोकाज दिलवाने वाले कौन लोग होते हैं? वो पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर एक गुलाम सरवर खान साहब भी कहते हैं हम एहतजाज करते हैं। देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर अगर किसी को फोन आता है तो रॉन्ग कॉल्स तो बहुत सारे लोगों को आ जाती हैं, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है। फिर मैं आपको ये कहूंगा कि ये मामला कॉल्स का मामला नहीं है। यहाँ पर तो जो है वो सीवियां लेके फिर रहे हैं। ये तो कॉल लेटर की तलाश में है कि इनको कॉल लेटर आए, कॉल लेटर में ये जो है किसी तरह इनका जो है वो इंटरव्यू में ये जाए, लेकिन ये सब फेल के फेल हैं। 0/0 है, बड़ा बिग F इनके आगे जो है वो लगा हुआ है, इनकी CV के आगे लगा हुआ है। तो लिहाजा मैं इनको ये कहूंगा कि नवाज शरीफ तो जो है वो सारी पर्चों में फेल थे। जो किसी की सप्ली आई हुई थी, किसी की कंपार्टमेंट आई हुई थी, वो अब ज़िमनी इम्तिहान देने के चक्कर में है, लेकिन वो भी कामयाब नहीं होगी। अच्छा फर्क साहब, मुझे ये बता दें कि नवाज शरीफ खुद आएंगे, आप लेकर आएंगे? अगर आप लाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कोशिश का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये कोशिश जो है 2 माह, 3 माह, 4 माह, 5 माह कब तक मुकम्मल हो जाएगी? देखें, बात यह है कि नवाज शरीफ ने आना है, आकर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जेल जाना है। बात यह है कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फिर मैं आपको ये बात कैटेगोरिकली बताना चाहता हूं कि उनको करप्शन पर 10 साल सजा हुई, बीमारी का झूठ बोल के, प्लेटलेट्स की कहानी सुना के इलाज के लिए बाहर गए, 17 माह में एक इंजेक्शन भी नहीं लगवाया, इलाज उनका हुआ नहीं। बरतानिया के होम ऑफिस ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्टों को नहीं माना। सारा कुछ जिस हो गया, मुल्क में वो बैठे हैं उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर इनको स्टे देने नहीं चाहिए। फरक हमीद साहब, देखें, इनको वापस लाने की कोशिश कब तक कारामद हो जाएगी? वापस देखें, बिल्कुल ये वापस आएंगे, आना भी इनको ला भी रहे हैं। उस हवाले से जो कानूनी तौर के ऊपर जो पेशरफ्त है, जो कानूनी तौर के ऊपर इकदाम लेने की जरूरत है, वो हम ले रहे हैं, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। उस हवाले से कल एक इजलास भी हुआ है इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर, जो बरतानिया के साथ हमारी
जो मुल्ज़िमान हैं उनकी हवालगी के हवाले से कवानीन के ऊपर काफ़ी हद तक पेशरफ्त हो चुकी है, उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं हम आगे बढ़ाएं और बढ़ाकर हम जमा पहनाएं ताकि इनको वापस लेकर आया जा सके। देखिए, बरतानवी अदालत में उनके होम ऑफिस ने तो उनकी मेडिकल रिपोर्टों को कबूल नहीं किया। हमने भी यहाँ पे बोर्ड बना दिया है और वो उस बोर्ड की रिपोर्ट को फिर हम लाहौर हाई कोर्ट लेके जाएंगे। और मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर वो शहबाज शरीफ, जिस शहबाज शरीफ के ऊपर 7.5 अरब का टीटीओ का केस है, 16 अरब रुपए का FIA का जो पैसे जमा करवाए हैं, जो उनके चाय पिलाने वालों के अकाउंटों के अंदर गए हैं, जो मसरूर अनवर नामी एक कैश बॉय साल उनके अकाउंट में करोड़ों रुपए जमा करवाता रहा है, जिसने एक धेले की करप्शन नहीं की, अरबों की करप्शन का मामला निकला है, उसको लाहौर हाई कोर्ट लेके जा रहे हैं। जिसने जमानत दी थी 50 का, तो ये हाल है। एक मिनट राणा साहब 1 मिनट दे दें। जब शहबाज शरीफ ने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे गारंटी दी थी कि मैं अपने भाई को वापस लेकर आऊंगा, अब अदालत में उनको जवाब देना पड़ेगा कि कौन सा इलाज करवाया है, क्यों वो बाहर बैठे हुए हैं, क्यों वो इस जमानत का नाजायज उन्होंने फायदा उठाया है। अदालतें बुलाती नहीं है उनको। शहबाज शरीफ ने अगर झूठ बोला हुआ तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है सजा होगी, तो शहबाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। शहबाज शरीफ के ऊपर जो है बहुत बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार जो है वो लटकना शुरू हो गई है इस हवाले से। और तलवार लटक रही है। नवाज शरीफ साहब वापस आए तो वापस आते उन्हें जेल जाना पड़ेगा और उन्हें वापस भी आना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, शरीफ फैमिली, शरीफ खानदान के अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इन रहनुमाओं की मुलाकातों की जो बातें चल रही हैं, इसी पर मजीद बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, एक बार फिर से बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 4 रहनुमाओं की मुलाकातों की जो गूंज सुनाई देती है हुकूमती हलकों में भी और अपोजिशन के हलकों में भी। अपोजिशन ये कहती है हम तरदीद नहीं करते, हुकूमती हलके ही बताएं जिन्होंने ये बात लोगों तक पहुंचाई है कि हमारे कुछ रहनुमाओं ने मुलाकात की है। बताएं कि किससे मुलाकात की, क्यों मुलाकात की, आपके पास सबूत है, आप वजीर भी हैं, आपको बताने में क्या हर्ज है, आपको बताना चाहिए। तो ये जो इस वक्त डायलॉग चल रहे हैं, ये एक दूसरे पे तकरार हो रही है, एक दूसरे पे तनकीदी नश्तर बरसाए जा रहे हैं, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है? क्या इसके पीछे कुछ हकीकत भी है या महज एक तरफ से तवज्जो हटाने की कोशिश है? और वो तरफ है कौन सी? हुकूमती बैड गवर्नेंस है या फिर वजह कुछ और है? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 4 रहनुमाओं की बातें हमने कल भी इस पे डिबेट की थी। क्या समझते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अगर इन रहनुमाओं ने मुलाकात की है तो अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हलचल कितनी मची हुई? देखिए जी, मैं एक तो आपको बता दूं, मैं 3 तारीखें बता रहा हूँ। इन 3 तारीखों पे ज़रा गौर कर लीजिएगा और जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और जो समझते हैं मेरी बात वो समझ जाएंगे, जो इशारतन समझते हैं। 27 जनवरी और 27 दिसंबर, 13 जनवरी और 16 जनवरी, यानी 2 दिन पहले भी हुई। जी, 2 दिन पहले किसने किससे मुलाकात की कोशिश की? 16 जनवरी को किसने किससे मुलाकात की एक और कोशिश की? एक पैगाम कौन लेके गया? F11 से निकल के कहाँ गया, किसको मिला? गाड़ी का कलर मैं आपको बता देता हूँ, वाइट कलर की गाड़ी थी, ब्लैक शीशे थे और पंजाब से तल्लक था, उसका पंजाब का नंबर था उस गाड़ी पे लगा हुआ। क्योंकि पूरे आपको पता है ना, पंजाब का एक ही नंबर लगता है, पहले होता था लाहौर, सियालकोट, ये लैदलाद, अब तो एक ही सीरियल चलती है ना। तो वो कौन था? एक मुलाकात के लाहौर में भी होने के चर्चे। उसके बाद एक मुलाकात जनाब लाहौर में तो एक नहीं हुई, 2 मुलाकातें हुई हैं। अच्छा। और फिर एक मुलाकात कोशिश की गई किसी तरीके से कराची में करने की, और उसके लिए एक शख्सियत कराची भी गई। वो शख्सियत ज़ाहिर तो कराची किसी और काम के लिए गई, लेकिन लेट नाइट उसने एक मुलाकात की कोशिश की जो मुलाकात नहीं हो सकी। फिर एक मारूफ बिजनेसमैन, जैसा चले मैं पर्दा उठा देता हूँ ना थोड़ा सा, मारूफ तरीन बिजनेसमैन, शरीफ ख़ानदान से रिश्तेदारी भी है, उनकी भी एक मुलाकात हुई किसी से। फिर उसके ज़रिए एक मुलाकात की कोशिश की गई,
वो मुलाकात हो भी गई। लेकिन इन तमाम मुलाकातों में जो मैंने तारीखें बताई हैं, इसमें मिलने वाले कौन थे? जो मिलने वाले थे, क्या वो अब भी मुस्लिम लीग में नहीं है? फिर ये जो लोग मिल के आए यासिर साहब, अब मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बहस तो नहीं खाली आप कह सकते खिंचाई हुई है। मुस्लिम लीग नून के मुज़ाहमती ग्रुप के एक बड़े अहम रहनुमा ने बाकायदा शिकायत की बड़े घर में, यानी बरतानिया में। उन्होंने कहा जनाब आप ही क्या कर रहे हैं? अगर मुलाकातें ही करके सब कुछ तय ही करना है तो हमें भी बता दें, हम भी वीज़ा लेके बाहर आ जाते हैं, बाहर बैठ जाते हैं, फिर जो आप फैसला करेंगे। हम आपसे बाहर तो नहीं है, लेकिन ये बड़ी बदनामी हो रही है। तो उस शख्सियत ने तो बाकायदा ये यहाँ तक कह दिया कि जनाब मैं आपको वो ये तारीखें जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसने तारीखें भी बताई, उसने जगह भी बता दी, उसने नाम भी बता दिए कि ये जनाब ये सारा कुछ जो हुआ है इस पर मुझे हमें बताएं कि हम किस तरफ जाएं। अब इन सारी चीज़ों के बाद उन 4 अफराद की इंतहाई खिंचाई हुई यासर। उनमें से 2 अफराद ने तो यहाँ तक कह दिया कि जनाब हमें जब आप कहेंगे तो हम सियासत करेंगे, जब नहीं कहेंगे सियासत नहीं करेंगे। उनमें से एक साहब जो हैं उनकी सियासत आपको आइंदा 24 घंटों के अंदर बड़ी स्लो होती नज़र आएगी, बड़ी स्लो होती नज़र आएगी। और इस तरह लगेगा कि जब उन्हें कहा जाएगा तो वो बयान जारी करेंगे, नहीं तो वो बयान जारी भी नहीं करेंगे। फिर वहाँ पर यह भी कहा गया कि जनाब आपका एक तर्जमान, चले मैं आपको लफ्ज़ बता देता हूँ, ये कहा गया कि आपका एक तर्जमान जो है, क्या वो आपका तर्जमान है या किसी का इन्फॉर्मर है? ये लफ्ज़ अदा किए गए। इसलिए पार्टी के अंदर बड़ी सख्त इस पे बहस भी चल रही है। फिर कुछ लोगों ने बड़ा बड़ा शोर भी मचाना शुरू किया और मियाँ साहब ने 4 प्यारों को खूब खींचा है। और एक को तो यहाँ तक कहा कि तुम तो ये कहते थे कि मैं मामला तय करके आऊँगा। ना मामला तय हुए, ना हम घर के रहे, ना बाहर के रहे, हम किसी जगह के नहीं रहे। ये लफ्ज़ कहा गया, इस्तेमाल किया गया। तो अब आपको एक और बड़ी खबर दे दूँ ना साथ में, कैप्टन सफदर साहब जो हैं उन्होंने भी गिला पहुँचा दिया। हालांकि उनकी कोई बात सुनता नहीं बेचारों की। उन्होंने गिला पहुँचाया कि जनाब अगर ये मुझे साथ रखते, ये लफ्ज़ अदा किया उन्होंने कि अगर ये मुझे साथ रखते तो जनाब शायद कोई मसला हल हो जाता। उन्होंने कहा जी मुझे साथ रखते, मैं तो एक अच्छा रास्ता बना सकता था, तो मैं मसला हल कर सकता था। अब मेरे पास इतला ये है कि अब बड़े साहब जो हैं वो सख्त नाला हुए। उन्होंने कहा जी मैं तो जिला वतन होके बैठा हूँ और मेरे नाम पे आप सियासत भी कर रहे हैं और मुझे भी कहते हैं कि जनाब मामला ठीक हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक होने के बजाय ऐसी बदनामी हुई है कि अब हर शख्स पूछता है वो 4 लोग कौन थे। तो ये सारी मुस्लिम लीग नून के अंदर पता चल गया 4 लोग कौन थे। तो अब 4 लोग कुछ हासिल भी नहीं कर सके। अब फैसला ये हुआ, हुकूमती हल्के इसी वजह से खुश हैं, मुलाकातों का उन्हें कोई डर नहीं है और वो सिर्फ इसी वजह से खुश हैं कि मुलाकातें हुई हैं, उसका हासिल कुछ नहीं निकला। देखिए मैं आपको बताऊँ, मुलाकातों में उस दिन भी कहा था कुछ हासिल होना ही नहीं। इसलिए नहीं होना, कोई काम गैर आईनी नहीं होना। जो वो रिलीफ लेना चाहते हैं वो रिलीफ नहीं मिलना। या सर मैं आपको बिल्कुल ये मुसद्दका बात कह रहा हूं। अब उन्होंने काम क्या करना है, चलें ये भी ले ले। ये भी फरमा दिया गया है 2 रिटायर्ड मारूफ कानूनदान बड़े अहम जिम्मेदारियों पर रहे हैं, उनको कुछ जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें कहा गया है कि अब ज़रा आप भी अपना काम शुरू करें। मारूफ तरीन है और शरीफ ख़ानदान के बड़े करीब हैं। उन्हें कहा गया है ज़रा काम आप शुरू करें। और उन्हें कहा गया है कि कुछ एक तो शरीफ ख़ानदान की जो ये जो होती है सोशल मीडिया कैंपेन, ये तकारीर पे पाबंदी, पैमरा के कुछ जो आइनी शिक्के जो हैं उन्हें किस तरह ख़त्म करना है, गैर कानूनी शिक्के जो आइनी कानूनी बनी हुए हैं उन्हें किस तरह ख़त्म करना है, इसमें अपना रोल अदा करें ताकि और कुछ हो ना हो मियाँ साहब डायरेक्ट कौम से ख़िताब कर सकें, तमाम मीडिया उसे चला सके और फिर वो सारे मामला मियाँ साहब डायरेक्ट खुद ही हल करें। यहाँ तक अब ड्यूटियाँ पार्टी से निकल के किसी और की लग गई हैं और उस पर काम शुरू हो गया। या सर अंदर तो बड़ा तूफान मचा हुआ है। अगर तूफान नहीं बचा हुआ, उन्होंने प्राइवेट फर्म से मुआवनत नहीं, प्राइवेट नहीं है, इनके साथी हैं वो भी। लेकिन मुझे बताएं अगर नहीं है तो अभी तक उन 4 प्यारे जो हैं उनमें से
किसी एक की तरफ से मुझे कोई बयान नज़र नहीं आया सख्त। उनमें से किसी एक की तरफ से मुझे ये नज़र नहीं आया कि नहीं हमने मुलाकातें नहीं की। आप भी जानते हैं वो 4 प्यारे कौन से हैं, मैं भी जानता हूँ। मैंने वो क्यों नहीं बयान दे रहे, वो क्यों नहीं फ्रंट पे आके खेल रहे, वो क्यों नहीं कह रहे आए हम चैलेंज करते हैं, वो क्यों नहीं कह रहे? उनको भी कहना चाहिए ना, अगर नहीं मुलाकातें की तो गवर्नमेंट के मुंह पे मारे, उन्हें कहे जनाब आप झूठ बोलते हैं, हमने कोई मुलाकातें नहीं की। देखें, ये बात कहने वाला कोई आम आदमी नहीं था, ये बात कहने वाला वज़ीर इत्तलात था, और वो आज भी इस बात पे स्टैंड ले रहे हैं। आज भी वो, आप देख लें, वो इस बात पे खड़े हैं कि जी बिल्कुल हुई है, और इन्होंने कोशिश की है, इन्होंने रिलीफ मांगने की कोशिश की है, इन्होंने फलां किया फलां। देखें अगले चंद दिनों में सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। या सर ये तो है, अंदर एक बड़ी खिचड़ी पकी हुई है, और ये जो खिचड़ी पकी हुई है ना, आप इसको ईजी ना लें, ये बहुत बड़ा एक तूफ़ान है जो आने वाले दिनों में आएगा। और ये जो आज मरियम साहबा ने भी बात की है ना, ये भी इसी वजह से की है कि पार्टी के अंदर ये पैगाम जाए कि मियाँ साहब आ रहे हैं, आप लोग ये कोशिश ना करें। ये पैगाम इन्होंने किसी और को नहीं दिया, मरियम साहबा का ये पैगाम किसी और को नहीं है, हुकूमत को नहीं है, ये अपनी पार्टी के अंदर पैगाम है कि मियाँ साहब आ रहे हैं। मियाँ साहब नहीं आ रहे, ये सबको पता है। ये पैगाम उन तक पहुंचाया गया है कि जो अपने तय कोशिशों में लगे हुए हैं, उनको बताया गया है कि मियाँ साहब आ रहे हैं, जो भी देखेंगे वो मियाँ साहब खुद देखेंगे, पार्टी देखेगी, और पार्टी अपनी समत का तयन बेहतर तरीके से कर सकती है। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, इक़्तिदार की सियासी बिसात पर हुक्मरान जमात की अगली चाल क्या होगी, ये एक बड़ा सवाल है। अपोजिशन के ऊपर गहरी नज़र रखे हुए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अंदरूनी मंजरनामा क्या है वो भी सब पे आया है। तो देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने वाले दिनों में गोल क्या है। राना साहब क्या समझते हैं, तहरीक इंसाफ को आने वाले दिनों में अपोजिशन सबसे बड़ा चैलेंज दिखाई देता है या अंदरूनी झगड़े सबसे बड़ा चैलेंज दिखाई देते हैं? अंदरूनी झगड़े जो हैं ये तो तहरीक इंसाफ ने किसी हद तक हल कर लिए हैं, और आइंदा मैंने कहा कि आपको 24 घंटे भी नहीं लगेंगे, मजीद नूर आलम वाला मसला भी हल हो जाएगा। वो तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मेंबरशिप से निकलवाने की दरखास्त कर दी। मैं कह रहा हूँ जो भी हो जाएगा ये हल हो जाएगा, मसला आप देख लीजिएगा। अगले 24 घंटे में, 24 से 48 घंटे मैक्सिमम लगेंगे, इसमें यह मसला हल हो जाएगा। इनका आपस में बैठ के किस तरह होगा, कौन कौन इसमें बैठ रहा है, क्या मामला तय हो रहे हैं, अब तक कितनी मीटिंगें हो गई हैं, उन मीटिंगों में क्या तय हो गया, ये सारे मामला क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपको बताऊं कि हुकूमत जो है उसने अपना टारगेट रख लिया है अपोजिशन के अंदर दरार डालने का। वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो 20 तारीख को लाहौर आ रहे हैं, गालबन 2 दिन बाद लाहौर आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं लाहौर। वो मेरी इतला ये है कि परसों उनकी लाहौर में आमद के मौके पर 2 अहम अफराद से मुलाकातें हैं, और इन दोनों का तल्लक जो है वो अपोजिशन के बहुत अपोजिशन से है, और ये अपोजिशन के अंदर अहमियत भी रखते हैं। और उन 2 अफराद की मुलाकातें फ़िलहाल तो खुफिया रखी जाएंगी। उसके लिए पंजाब के 2 अहम रहनुमाओं ने अपना बड़ा रोल अदा किया है। उन मुलाकातों के बाद उनको तैयार किया जाएगा कि आप तैयार हों, उनको गो हेड भी दिया जाएगा, उनको बहुत सी फंड्स भी दिए जाएंगे, उनके हलकों के काम भी किए जाएंगे, और उसके बाद उनसे वक़्त पर उन्होंने कहेगा आपकी अनाउंसमेंट, आपका अलहदा ग्रुप बनना, आपकी अलहदा होना इन पार्टी से, ये सारा कुछ आपको जिस वक्त बताया जाएगा आपने उस वक्त करना है। मेरे पास जो इतलात है उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के जो थिंक टैंक है जिसमें वज़ीर आज़म की मुशावरत शामिल है, वो इस पर मुकम्मल अपना काम कर चुका है। और ये वज़ीर आज़म जो पंजाब में आ रहे हैं बार बार, ये बार बार पंजाब में, आपको पता ना, अब तो तकरीबन आप ये समझ लें कि महीने में 3 दफ़ा तो पंजाब आ रहे हैं। ये पंजाब ऐसे नहीं आ रहे। नहीं राना साहब, फिर सवाल ये बनता है कि जब आप किसी को पार्टी से अलहदा कर रहे हैं तो उसे फिर उसके बदले में भी तो कुछ मिलेगा, वो क्या दे रहे हैं? उसके बदले में बड़ा कुछ दे रहे हैं आप, उसको पार्टी फंड्स भी दे रहे हैं, आप उसको उसके हल्के के तरक्याती काम भी दे रहे हैं। हो सकता है आप उसको आइंदा इलेक्शन में पार्टी टिकट की यकीन दहानी कराएं। बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से मामला होते हैं, और ये मामला उस वक्त होते हैं जब कोई गारंटर होता है। चले मैं आपको यह भी बताता हूँ, या सर जो चीज़ आप पूछना चाहते हैं, जो लोग मिल रहे हैं ना वो किसी की गारंटी से मिल रहे हैं। अच्छा, जो आप हिसाबी किताबी पूछते हैं ना, आप भी कहते हैं कि खबर निकल जाए, वो किसी की गारंटी से मिल रहे हैं, और जो गारंटर है वो उसको उनको यकीन दहानी करा रहे हैं। क्या मुलाकात करें मुस्लिम लीग नून के अंदर, वो जो 2 शख्सियात हैं अपोजिशन की, वो आपको नज़र आ जाएगा, कुछ दिन की बात है। अपोजिशन और हुकूमत दोनों अपने अपने ताईं अपने निशाने लेकर बैठी हुई हैं।
हुकूमत जो है वो इसलिए निशाने ज़्यादा ले रही है कि उसके पास बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से वसाइल हैं, बहुत सी कुव्वतें हैं, बहुत सी इक़्तिदार के अंदर जो इंसान के पास होता है वो सब कुछ है। अपोजिशन के पास अपना एक हथियार है, वो उसको इस्तेमाल करते हैं। अपोजिशन ये सोच रही है शायद अंदर इनके इतनी लड़ाई है जिसका हमें फ़ायदा पहुंचेगा। नहीं फ़ायदा पहुंचेगा, बिल्कुल अपोजिशन को नहीं फ़ायदा पहुंचेगा, ना अपोजिशन फ़ायदा लेना चाहती है। अब अपोजिशन के अंदर जो तोड़ फोड़ है आपको नज़र आ जाएगी। और यह तोड़ फोड़ मैं आपको यह भी बता दूँ, इस तोड़ फोड़ में इस दफ़ा पहली दफ़ा होगा सेंटर पंजाब, इसका जो होगा ना, अब ये सारा कुछ सेंटर पंजाब में होगा। और जब सेंटर पंजाब के अंदर तोड़ फोड़ होगी तो वो मुस्लिम लीग नून के लिए शायद काबिल बर्दाश्त ना हो, शायद वो मुस्लिम लीग नून के लिए जो है वो बहुत बड़ा नुकसान हो। और इस नुकसान को बनाने में या इस नुकसान को करने के लिए ख़ुद इनका थिंक टैंक जो है तहरीक इंसाफ का, वो उस पर बड़ा काम कर रहा है। और इस सिलसिले में इन्हें जो गारंटर है वो बतौर गारंटर बीच में काम कर रहा है। इसलिए जब कोई गारंटर होता है तो फिर बड़े बड़े मोहरे जो होते हैं वो भी अचानक अपना रुख मोड़ लेते हैं और किसी ना किसी और तरफ चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें गारंटी मिल जाती है। नाराज अराकीन के दूसरी तरफ चले जाने का उतना दुख नहीं हो सकता जितना मजबूत कले में से कुछ अफराद का दूसरी तरफ चले जाना दुख पहुंचा सकता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और शदीद धचका भी पहुंचा सकता है। तो देखिए आने वाले सियासी बसात कौन सा रुख इख्तियार करती है। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।